श्रोताओं, इतिहास जानने और पढ़ने की चीज़ तो है ही, लेकिन इतिहास में दर्ज घटनाएं, वो व्यक्ति जो इतिहास में अपना कुछ उल्लेख कर गए, उस रूप में आज हमको एक मार्गदर्शन भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं कि उन्होंने उस कालखंड में, उस देश काल की परिस्थितियों में क्या कुछ किया, कैसे जिया। अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें, हमने दो तीन हमने अपनी पुरानी दो वार्ताओं में आपको सवाई जयसिंह जी के बारे में कुछ बताने की कोशिश की। उसमें उनका रण कौशल था, दूसरे में उनकी प्रशासनिक कुशलता और क्षमताएं थी, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा पक्ष जो शास्त्रीय कह सकते हैं हम, जिसमें हम उनके साहित्यिक और वैज्ञानिक अवदान की बात कर सकते हैं, विशेषकर ज्योतिष के क्षेत्र में जो उन्होंने उस समय किया। आज भी उसको देखकर और सोचकर थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि उस समय, उस कालखंड में जो वैज्ञानिक रूप से इतना विकसित नहीं था, कम से कम भारत में, उन्होंने वैज्ञानिक सोच को जनता तक और जन सामान्य तक ले जाने की एक पहल की। तो क्या कुछ उनके योगदान हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी। लगातार हम उनसे यहाँ तक बातचीत करते हुए आए हैं और इस तीसरी कड़ी में हम उनसे इस अवदान के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारे श्रोताओं को डॉक्टर साहब बताएं कि जो उनका साहित्यिक और वैज्ञानिक अवदान हो सकता है उस समय, और आज उसकी जो प्रासंगिकता है, आज जो उपयोगिता है, वो क्या है, और ब्रज उसमें कहाँ आ रहा है, और ब्रज को लेकर के जो उनकी जो घटनाक्रम है उसका उल्लेख करते हुए थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए कि वो कितना महान कार्य था जो उन्होंने उस समय शुरू किया और उसको सोच पाए वो। जी, इतिहास को कई खंडों में इतिहासकारों ने बांटा है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री की शुरुआत ही वहाँ से मानी जाती है जहाँ से लेखन कला का शुरुआत होती है जी। और उस लेखन कला में जो हमारा आद्य इतिहास है, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आती है उसमें, और मेसोपोटामिया जो ईरान इराक मौजूदा टाइम में है, वहाँ जो जिगुरत मिले हैं, और मिस्र में जो पिरामिड काल का जो फराव का जो समय था, उस समय उन्होंने जो नील नदी के अध्ययन के लिए एक एक इंच जो पानी घटता बढ़ता था उसके रिकॉर्डिंग के लिए शासकीय आदेश दिए थे, वो सब कितने वैज्ञानिक थे इसका पता अब चलता है जबकि विज्ञान उन ऊंचाइयों को पहुंच चुका है। ऐसी एक उपलब्धि जो है 5000 साल के बाद में हिंदुस्तान में घटती है, और वो है सवाई जयसिंह का अभ्युदय। और उस दौर में जो जिगुरत्स हैं, ये मेसोपोटामिया के या फराव के जो आदेश हैं मिस्र के, उनका महत्व समझ में आता है कि धरती की हर एक चीज़ ग्रहों से, नक्षत्रों से कैसे जुड़ी है और उनके कैसे प्रतिप्रभाव पड़ते हैं। वो एक विषय सवाई जय सिंह के समय में उभर कर आता है, और वो भी इसलिए क्योंकि उनको जैसे गुरु मिले वैसा वो शिष्य भी, उनको अपने योग्य शिष्य भी उन्होंने साबित किया। महाराष्ट्र में ब्राह्मण थे जगन्नाथ जी, वो उनको वेद पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे। उनके पिता बिशन सिंह ने उनको वेद पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था जी। उसके साथ में उनके भाई विजय भी अध्ययन करते थे, लेकिन विजय का कदाचित वैसा रुझान नहीं रहा होगा, तो वो बात विजय सिंह में नहीं है, लेकिन सवाई जय सिंह ने उसको पूरा किया। तो ये जगन्नाथ जी चूँकि सम्राट यज्ञ कर चुके थे, इसलिए इनको सम्राट की उपाधि इन्होंने धारण कर ली। उस ज़माने में ऐसा होता था कि कोई जो यज्ञ करता था उसकी उपाधि बन जाती थी किसी जी, ने। जी, जी। अभी एक आगे आएंगे पौंडरिक साहब, उन्होंने पौंडरिक यज्ञ किया तो पौंडरिक कहलाने लगे। अब लोग कुछ पौंडरिक का टाइटल भी चल पड़ा है, वृंदावन में कुछ पौंडरिक अभी भी हैं। तो जगन्नाथ साहब ने जो ज्योतिष पे काम कर रहे थे और वेदों के वो ज्ञाता थे, वेद में जो गणित है, जो ज्योतिष सिद्धांत ज्योतिष है, उस पर उनका बहुत ज़बरदस्त वो था। तो वो उस समय वो भी जो विश्व में और कहाँ कहाँ सिद्धांत ज्योतिष पे काम हो रहा है इसकी उनको भी ललक थी। और जो अरबी में जो टॉलेमी का भूगोल है वो अलमजेस्त के इस टाइटल से था मौजूद था, उसका उन्होंने अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया और उसको सिद्धांत कौस्तुभ नाम दिया। अब आप ये देखिए कि अरबी से संस्कृत में अनुवाद हो रहा है तो उनको अरबी का ज्ञान तो रहा ही होगा। जी, जी, जी। आज हम जो उसकी बात करते हैं,
और उन्हीं जगन्नाथ जी ने फिर जो यूक्लिड का रेखा गणित है उसका भी अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया था। जी। तो अब उनका ज्ञान कितना सुदृढ़ रहा होगा और कैसी भाषाई जो है पारंगतता रहेगी कि मतलब संस्कृत और अरबी दोनों प्राचीन भाषाएं उन पर समान अधिकार रहा होगा तभी तो ऐसे विद्वान उनके गुरु थे सवाई जय सिंह के, जिन्होंने उनको सिद्धांत ज्योतिष में ग्रह गणित में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। तो जब सवाई जय सिंह इस विषय में आगे बढ़े तो उन्होंने पहले अरबी और भारतीय दो पंचांग जो होते थे उनका अध्ययन किया। फिर लगा कि इसमें जो पंचांगों में लिखा होता और ग्रहों की जो और स्थितियाँ होती हैं नक्षत्रों की वो वैसी नहीं होती, तो ज़रूर इसमें कोई फॉल्ट है। उसको उन्होंने जब पता किया तो उन्होंने दिल्ली, कोटा, बूंदी और उदयपुर में पीतल के यंत्रों से ग्रहों की स्थितियाँ नापने के लिए यंत्र बनवाए थे। बाद में लगा कि ये पीतल के यंत्र भी सो कोई बहुत परफेक्ट जानकारी नहीं देते हैं। तब वो ईंट पत्थर के यंत्र जो आज आप दिल्ली में देखते हैं, जिसको जंतर मंतर के नाम से हम जानते वो हैं, विश्वदाय स्मारक भी बन चुका है। तो उसकी स्थापना वहाँ की गई। तो चूँकि प्रेरणा स्रोत उसके उस ज़माने में मुग़ल हुकूमत के मोहम्मद शाह थे, वो गद्दी पे थे और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि जो मुग़ल वंश में जो काम 200 साल तक नहीं हुआ था वो मोहम्मद शाह ने किया कि उन्होंने सवाई जय सिंह के विषय को प्राथमिकता दी और वो दिल्ली में ऑब्जर्वेटरी वेधशाला बनाई गई। आज बड़े दुख की बात है कि लाल किले में जो उनके विषय में कहा जाता है लाइट एंड साउंड शो में, वो पर्याप्त ठीक नहीं है कायदे से। जब उनका जो योगदान है मोहम्मद शाह का, वो एक ग्लोबल योगदान है, सवाई जय सिंह के समतुल्य योगदान है जो मुग़ल वंश में कभी नहीं हुआ था कि उसने एक ऐसे विषय पर जो है जोर लगाया जिसमें सिवाय अब तक तो लोग लड़ते ही रहे, राजा महाराजा लड़ते ही रहे, लेकिन ऐसे विषय पर उसने प्राथमिकता दी, ऐसे विषय को प्राथमिकता दी कि जो पूरे विश्व को खींच करके लाया भारत में। इस बात को हमारी शिक्षा शैक्षिक प्रणाली में बताया जाना चाहिए जो कि नहीं है। और जो ये कार्य है उसके बाद सवाई जय सिंह का, ये बातें जो है हमारे प्रसारण के माध्यमों में, फिल्मों में, रेडियो में, पत्र पत्रिकाओं में आनी चाहिए, जिनका कि बहुत अभाव होता जा रहा है। तो ये जो यंत्र जब बने तो इनको नाम दिए गए, जैसे अपने ही नाम से जयप्रकाश यंत्र आप देखेंगे जो दिल्ली में है। राम, चूँकि वो केवल राम जो आए थे वो 1725 में मिले थे, उनके नाम से भी, और सम्राट चूँकि जगन्नाथ उनके गुरु थे तो एक यंत्र दिल्ली का सम्राट यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये योगदान के साथ में सवाई जय सिंह ने और अध्ययन आगे बढ़ाया। तब उनको लगा कि जो दिल्ली के यंत्र हैं, दिल्ली से जो आंकड़े मिल रहे हैं वो आंकड़े सही हैं या गलत हैं या उनमें कुछ कमियां रह गई। तो उसकी जानकारी के लिए और वेधशालाओं की खोज की गई और वेधशालाओं की आवश्यकता महसूस की गई। तो ऐसी ही वेधशाला मथुरा में बनवाई गई जिसको हम आज कंस का किला कहते हैं। वो मानसिंह का किला है बनवाया हुआ और उसी पर सवाई जय सिंह ने एक वेधशाला का निर्माण कराया था। ऐसे ही बनारस में और उज्जैन में, जयपुर में भी वेधशालाएँ स्थापित की गई और वहाँ से जो आंकड़े इकट्ठे हुए, दिल्ली के जो आंकड़े इकट्ठे हुए, दोनों आंकड़े जब मिलाए गए तो उनमें जो सत्यता आई उसको सत्य पाया गया। जी। तो अब जैसे यहाँ 4 आपने मथुरा, जयपुर, बनारस और उज्जैन की बात कर रहे हैं आप, तो समकालीन उसमें जो भारतीय परिस्थितियों में हो रहा था लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में भी इस पे काम चल रहा था, तो समकालीनता को इसके साथ मिलाने के लिए, तारतम्य बिठाने के लिए या एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कुछ विदेशी उसका भी सवाई जय सिंह जी मदद ले रहे हैं क्या? आपका सोचना बिल्कुल सार्थक है क्योंकि 7 वर्षों तक ये काम चला, 1-2 साल की बात नहीं जी। 7 सालों के अध्ययन के बाद में उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया में और देश भी हैं, वहाँ कुछ और विशेष कार्य हो रहा हो जिसकी जानकारी हमें नहीं है और हम यहाँ कोई बात अगर कह दें तो कहीं कल वो असिद्ध ना हो जाए। इसके लिए भी जय सिंह ने प्रयास किया और उस ज़माने में चूँकि पोर्चुगीज़ गोवा में आ चुके थे, आपके 1498 में वास्को डी गामा पहली बार साउथ इंडिया में लैंड किए थे, वो आए थे। उसके बाद में उन्होंने गोवा को सेंटर बनाया था। तो उन्होंने अपने आयामल खत्री जो उनके मंत्री थे, राजा थे, उनको उन्होंने भेजा कुछ पुर्तगाल नहीं, यहाँ गोवा के जी गवर्नर के पास में कि और गिफ्ट दिए, पुर्तगाल के राजा को गिफ्ट भी दिए। तो वहाँ से फिर फादर मैनुअल फिगोइरेडो वो आम्बेर आए थे और ये 1727 की बात है
कि जब जयपुर की स्थापना हो रही है उसी समय फादर मैनुअल फिगोइरेडो अम्बेर आ रहे हैं ज्योतिष के ज्ञान विचार विमर्श के लिए। और उस समय जो 1727 में खगोल विद्या की जो यूरोपीय जो प्रगति है तो उसकी जानकारी लेने के बाद उनको लगा कि शायद और कुछ ना छूट रहा हो, क्योंकि और भी देश हैं जहाँ काम हो रहा है, तो ये तो अपने ही देश की बात करेंगे। क्योंकि डी ला हेरे उस समय काम कर रहे थे। 1702 में उनकी जो उनकी सारणी है ग्रह गणित की वो प्रकाशित हो चुकी थी, तो उन्होंने वापस उनको भेजा, फादर मैनुअल फिगोइरेडो को यूरोप दोबारा भेजा। और वो 1730 में जो है लौटे वापस 3 साल के बाद में, तो अपने साथ में डॉन पेड्रो दा सिल्वा एक और विद्वान हैं उनको भी लेकर के आए, जो सवाई जयसिंह से वो विचार विमर्श करने के लिए। तो ये जब इनका जयपुर आगमन हुआ और फादर मैनुअल फिगोइरेडो भी आए, तो इन सब की जो जैसे ग्रंथ वहाँ जो लिखे जा रहे थे, जो यंत्र उनके पास में थे, उनकी भी जानकारी वो भी सब उनको मिली वहाँ से, वो लेकर के आए जो ला सकते थे। तो उनके ग्रंथों में जो उस ज़माने के जाने माने जो खगोलविद हैं पुराने और उस ज़माने के, तो उसमें यूक्लिड तो हैं ही हैं, हिपारिक्स भी हैं, टॉलेमी का भूगोल जो अलमजिस के नाम से अनुवाद हुआ, डी ला हेरे जिसने ग्रह गणित 1702 में प्रकाशित की थी, 1640 का जन्म, 1718 में वो नहीं रहे। अब्दुल रहमान इब्न उमर, अब्दुल हुसैन अल सूफ़ी, नासिर अल दुयत तूसी, उलुग बेग, मौलाना चांद, ये उस ज़माने के जाने माने एस्ट्रोनॉमर हैं जिनका उल्लेख उनमें उनके ग्रंथों में मिलता है। इसका मतलब सवाई जयसिंह से जो मौजूद थे उनकी बातचीत हुई और पुराने लोगों का अध्ययन किया गया। जी 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 जी। और वो जो सारणी है जो प्रकाशित थी वो फादर मैनुअल के मार्फत भारत में आई। 1702 की सारणी है और वो फादर मैनुअल के मार्फत आई थी भारत। तो डी ला हेरे की जब उन्होंने सारणी का अध्ययन किया तो लगा कि जो हम भारत में वेधशालाओं में कार्य कर रहे हैं और जो डी ला हेरे ने काम किया पुर्तगाल में, उसमें कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं। तो उसके लिए जो है उसने जो है अपने यंत्रों से जो आंकड़े आए और उससे उनसे भी सबक लेते हुए एक 1733 में मोहम्मद शाह ने चूँकि प्रेरणा दी थी ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, तो एक पुस्तक लिखी जिसका नाम जीजिए मोहम्मद शाही रखा गया और वो ग्रह नक्षत्रों की सारणी उसमें प्रकाशित है। तो इसमें अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि सवाई जयसिंह जी ज्योतिष में इतना काम कर रहे हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, तो क्या उस समय उनके जहन में ये रहा होगा कि विज्ञान एक व्यक्ति के सामाजिक जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में या समाज के हित में विज्ञान का इस्तेमाल हम करें तो शायद एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है इन गणितीय आंकड़ों का, इन ज्योतिषीय आंकड़ों का या इन खगोलीय आंकड़ों का एक व्यावहारिक रूप अगर जनसामान्य तक पहुँचे तो शायद उसका जीवन कुछ सुगम हो सकेगा। हाँ, तो ये बात तो शुरू में ही आ गई जब पंचांगों का अध्ययन किया गया तो लगा पंचांग में जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पंचांग की जो बुनियाद है वही गलत है। वो बुनियाद को सही करने के लिए प्रयोग हो रहा है ना, ये प्रयोग हो रहा है इसमें। अब जैसे मालवीय जी जब ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया तो उन्होंने ज्योतिष विषय, तो ज्योतिष में उस जमाने में उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि भाई बिहार में भूकंप आ सकता है और आ गया भूकंप। तो ये बातें जो हैं तो ये तभी संभव है कि जब ग्रह नक्षत्रों की सही स्थितियां हों। जी, मतलब आज हम विज्ञान की चीज़ों का इतना अच्छा भविष्यवाणी कर पाते हैं शायद इसीलिए कि वो डाटा सही है। तो वो एक डाटा कलेक्शन जो उस समय हो रहा है उसमें भी कुछ और भी चीज़ें हैं जो अभी भी छूट रही हैं। क्योंकि वो उसमें और भी चीज़ें हैं जो और भी आगे के काम हो रहे हैं, अभी भी उतना परफेक्शन नहीं है। अब आप देखेंगे कि जब ये उस ज़माने में जो फ्रांस के लोग हैं वो भी आ रहे हैं, इसमें क्लाड बोर्डियर है और वो 1734 में भारत में आ रहा है। और मज़े की बात है 1734 में क्लाड बोर्डियर मथुरा में आ रहा है। मथुरा की ऑब्जर्वेटरी जो कंस किले में स्थापित है उस पर वो काम कर रहा है और यहाँ से मथुरा से और दिल्ली से डाटा कलेक्शन करके वो जयपुर जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये कितने बड़े मतलब गौरव की बात है कि वहाँ के लोग भी ये मान रहे हैं, लोहा मान रहे हैं कि भारत में कुछ ऐसा हो रहा है जो विदेश में नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैकाले की, जो कहता है कि भारत का ज्ञान सिर्फ एक अलमीरे में कैप्चर करने के लायक है और वहाँ कुछ नहीं है, तो शायद मैकाले को भारत के रेनेसां का पता नहीं होगा कि भारत में एक ऐसे भी विद्वान हुए जिनको
यूरोप को नतमस्तक होना पड़ा उसके आगे। तो कहीं ना कहीं मतलब आज इन चीज़ों को देखने की भी ज़रूरत है कि जो कहा गया है वो पूर्णतः सही नहीं है। स्थितियाँ कुछ अलग थी, परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। इसमें कुछ और कहना चाहेंगे इसमें खगोल शास्त्र इसमें तो के सब कहना ही कहना है। जी, आप जी। जैसा समय, इसमें तो बहुत कुछ कहना है, अभी बाद में कर लें। जी जी। अब इसमें जैसे अगर सवाई जय सिंह जी के दूसरे पहलू पे आए हम, उनकी स्थापत्य कला को अगर हम जानना चाहें इसमें, तो स्थापत्य कला में उनका क्या योगदान रहा है इसमें? इसमें जयपुर की स्थापना है, जयगढ़ की स्थापना है, मानसागर जो उसमें जल महल है, चंद्र महल है, ये ऐसे जो यूनिक जो मास्टरपीसेस हैं राजपूत आर्ट के, वो सब वो जयसिंह के समय में ही बन पाए। और वो यही कि जो मोहम्मद शाह के साथ में जो इनका तालमेल बना, वो तालमेल इनको आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति प्रदान किया और साहित्य में मतलब भी। जिस टाउन की हम आज भी जिसको देख करके अगर उसकी थोड़ी वैज्ञानिक सी बात हम इसमें और जोड़ें कि फ्रांस क्लाड वोडियर के साथ में जो जर्मनी से लोग आए, उन्होंने भी जो है लोहा माना, और जिसमें जो मथुरा के बारे में जिन्होंने जिक्र किया है, फादर एंटोनियो परगुइर और आंद्रे स्ट्रोबल, ये जयपुर जब आए तो आंद्रे स्ट्रोबल का सारा खर्चा जो है वो सवाई जयसिंह ने दिया अपनी जेब से। और जो डॉन पेड्रो दा सिल्वा जो मैं साथ में आए थे, वो तो जयपुर में वापस रह ही गए, और लगभग ऐसी स्थिति 1749 तक बनी रही। और आंद्रे स्ट्रोब 1749 तक रहे, और डॉन पेड्रो दा सिल्वा तो वहीं का भारत का होकर के रह गया। और उसके लिए जो कॉलोनी उन्होंने एक अलग बना दी जयपुर में ही, कि ये जितने भी विद्वान आ रहे हैं देश विदेश से भारत के, उन सारे विद्वान जयपुर के आउटर स्कर्ट में ऐसी जगह रहेंगे, उसका नाम ब्रह्मपुरी रखा गया था। ये भी आर्किटेक्चर का विषय, साथ में इसका भी विषय है, ज्योतिष का भी, कि कितना। और इसलिए जो टाट कहते हैं ना कि भाई हिंदू विद्या का शरण स्थल था जयपुर, तो ये कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब विश्व के विद्वान आ रहे हैं, यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं। कर्नल पोलियर जब 1799 में वेदों की खोज के लिए निकलते हैं, तो हिंदुस्तान में सिर्फ वेदों का राग अलापा जाता रहा, लेकिन उनको वेद नहीं मिले। वेद कहाँ मिले? जयपुर में मिले। 1799 की बात। अभी 1793 में हंटर साहब आएंगे जी। सवाई जयसिंह तो 1743 में चले जाते हैं दुनिया से। 50 साल के बाद में हंटर साहब आते हैं उज्जैन की अक्षरेखा पर काम करने के लिए। और हंटर साहब ने जो अक्षरेखा पर काम किया, तो उसमें और सवाई जयसिंह की कैलकुलेशन में सिर्फ 24 सेकंड का फर्क था। इतनी मतलब एक्यूरेसी थी उस काम की। हम देखिए कैलकुलेशन है जी। और ये सारी दुनिया में जो काम हो रहा है, और आज भी जो लोहा मानते हैं या मानना चाहिए यूरोप को भारत का, वो सवाई जयसिंह के अध्ययन से मानना चाहिए। और ये वेदशालाएं आज इन्होंने सोचा है कि हम विश्व का स्मारक बनाएं इनको। मथुरा, मतलब ये आयरनी देखिए कि मथुरा की वेदशाला को सिर्फ 100 साल के अंदर 1734 में क्लाड वोडियर फ्रांस से मथुरा की वेदशाला में काम करने के लिए आ रहा है, और 100 साल के बाद इसको डिमोलिश कर दिया गया। तो ये जो गैप जो आ रहा है, और उसमें लंदन में जो ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमर फ्लैमस्टीड थे, उन्होंने अपनी किताब जो हिस्टोरिया कोएलेस्टिस ब्रिटानिका लिखी थी, वो किताब भी सवाई जयसिंह के पास आ चुकी थी, वो पब्लिश नहीं थी। ध्यान देने की बात है, अनपब्लिश जो वो किताब थी, और वो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर माने जाते थे। ब्रिटेन चूंकि रेनेसां निकल चुका था, जी जी जी। और ब्रिटेन का सिक्का सारी दुनिया में चल रहा था, तो वो वही ब्रिटेन, वही जो फ्लैमस्टीड है, उनकी जो किताब है वो भारत में है, और उनकी जो उन्होंने जो भी संकल्पनाएं की हैं, जो उन्होंने प्रमाण दिए हैं, वो ध्वस्त हो रहे हैं भारत में आके। और उसके बाद में फ्लैमस्टीड के बाद जो है डॉक्टर हेली आए, लेकिन डॉक्टर हेली के समय तक आने के कुछ ही समय बाद जयसिंह की मौत हो जाती है। तो इस तरह से शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में जो मोहम्मद और सवाई जयसिंह के विषय में जो कुछ काम भारत में किया गया, वो उचित नहीं है, क्योंकि वो नाकाफी है, उस पर अभी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। लाइट एंड साउंड शो आप लाल किले में दिल्ली में देखेंगे, उसमें तो मोहम्मद शाह को रंगीला कह के, चूंकि नादिर शाह का इन्वेजन हो रहा, रंगीला कह के क्रिटिसाइज किया गया। और मोहम्मद शाह के समय में सवाई जयसिंह के साथ मिलकर के एक ग्लोबल एक परिस्थापना, जो कभी 5000 साल पहले
मेसोपोटामिया और मिस्र में थी, उस भारत की उसकी पुनर्स्थापना अब हो रही है। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी कदाचित नहीं रहा होगा, उसकी जो है पुनर्स्थापना इस युग में हो रही है। तो ये हमारे सरकार को, हमारे समाज को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम उन मूल्यों की पुनर्स्थापना करें। जी जी, मैं पुनः उस पे आता हूँ कि जो स्थापत्य कला की बात हो रही थी कि जयपुर जैसे शहर की, जिसकी आज भी हम दाद देते हैं, एक स्वव्यवस्थित और एक टाउन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद मैं समझता हूँ एक वैज्ञानिक आधार वाला एक टाउन, विकसित टाउन, वो जयसिंह के उसमें हो रहा है। इसके साथ साथ जो स्थापत्य कला में उनके काम रहे हो। हाँ, वैसे कि अम्बेर में मानसागर झील में जल महल है, बताया हमने। 1720 में मानसागर के पार जो है जो मैदान था पूरा, तो उसमें महल और वेधशालाओं के निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी। और उसी समय ये क्षेत्र जहाँ की आकाशवाणी स्थापित है वो भी बसाया गया था, जयसिंहपुरा 1720 में। और 1720 में वहाँ भी कार्य, लेकिन उस समय जयपुर कॉन्सेप्ट में नहीं था। बाद में जो उसके पार में जो मैदान है झील के उस पार, उसमें उनको ख्याल आया कि यहाँ पर एक बड़ा शहर, क्योंकि राजधानी बढ़ रही है, प्रशासन बढ़ रहा है, 50,000 की फौज आ गई है, सब कुछ आ गया है, तो एक बड़ी राजधानी की जरूरत थी। इसलिए 1727 में जयपुर की स्थापना की गई। और उसके जो विद्याधर जो आर्किटेक्ट हैं बंगाल के, उन्होंने उनकी मदद की थी जी। और इस तरह 18 नवंबर 1727 को जयपुर स्थापित हो गया और उसका बड़ा भाग 1729 तक बनकर तैयार हो गया था। 9 खंडों में जो ये नगर विभाजित है, तो उसके 2 खंड जो है राजनिवास, दफ्तर और वेश्यालय के लिए सुरक्षित थे। बाकी 7 खंडों में पूरा शहर था। सूरज पोल, चांद पोल, जो उसके 200 उत्तरी और पश्चिमी और पूर्वी जो छोर हैं, उनके बीच में 120 फुट चौड़ा जो है मार्ग था। और जब ये फादर जॉर्ज टाइफन थेलर यहाँ से गए स्ट्रोल के साथ में, फादर स्ट्रोव के साथ जब जयपुर गए, तो उन्होंने लिखा कि मुख्य मार्ग की जो सूरज पोल व चांद पोल के बीच है, इतना चौड़ा है कि 6 या 7 बैलगाड़ियाँ आसानी से बराबर चल सकती हैं। जहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़कें मुख्य मार्ग को काटती हैं, वहाँ 3 विशाल चौपड़ हैं, जिसके कारण नगर के व्यस्त क्षेत्र में भी बड़ा खुलापन दृष्टिगोचर होता है। कोई भीड़ भाड़ नहीं। ये तारीफ कर रहे हैं। और इसके अगेंस्ट में ग्राउस साहब लिख रहे हैं, चूँकि वो बात मैं पहले कह चुका हूँ, उसको दोहराना ठीक नहीं होगा, वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी। तो और उसके चारों 20-25 फुट ऊंची 9 फीट चौड़ी दीवार भी है। और जो राजसी जो महल हैं, उसमें चंद्र महल सबसे, जैसे ताजमहल है ऐसे चंद्र महल बहुत सर्वोत्कृष्ट एक नमूना है। और भी कुछ इमारतें, जैसे मानसागर के बीच में जल महल है, सिरा डेवढ़ी बाजार जो वहाँ पर, वहाँ कल्की जी का, कल्की भगवान का शायद पहला मंदिर होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो मंदिर भी सवाई जयसिंह ने बनवाया। और छोटी पहाड़ी पर विष्णु मंदिर है। जयपुर से 2 मील दूर जो है सोजनी रानी का महल है। जयगढ़ और नाहरगढ़ तो यही है। और मथुरा में सीताराम मंदिर बनवाया, जिसका अभी भी मुझे पता नहीं चला। और गोवर्धन में गोवर्धन नाथ मंदिर भी, ये भी सवाई जयसिंह की ही देन है। और जो आपका सतोहा में जो कंस्ट्रक्शन है कुंड के चारों ओर जी, तो वो भी जो है शांतनु कुंड, तो वो भी सवाई जयसिंह ने ही कराया था जी। अब चलते अंत का जो पक्ष हम साहित्यिक उस पर जाना जाए, क्योंकि जो व्यक्ति खगोल में, ज्योतिष में इतना काम कर रहा है, स्थापत्य कला उनकी जो आज भी हम लोहा मानते हैं, तो निश्चित तौर पर साहित्य का भी पुट रहा होगा, प्रश्रय दिया होगा। तो साहित्यिक अवदान अगर हम जानना चाहें जैसे सामान्य के लिए, हाँ, तो साहित्य में चूँकि उनकी रुचि वैदिक कर्मकांड में बहुत ज़्यादा थी और उनको ये इच्छा थी कि हम अश्वमेध यज्ञ करें। लेकिन अश्वमेध यज्ञ की बड़ी पात्रताएं होती हैं, वो पात्रताएं नहीं थी। जैसे अपने जो महाराष्ट्र में जो शिवाजी थे, उनके पास पात्रताएं नहीं थी। उन्होंने अपने बराबर का सोना दान करके वेद यज्ञ की और इसकी पात्रता प्राप्त की थी। तो उसके रत्नाकर भट्ट पौंडरिक थे, जिन्होंने सवाई जयसिंह को तैयार किया अश्वमेध यज्ञ के लिए। और उसके लिए मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे उन्होंने कई इष्टियाँ कराईं, कई यज्ञ कराए, तब वो अश्वमेध यज्ञ के लिए तैयार हुए थे। तो ये जो जयसिंह कल्पद्रुम है, जिसमें जयसिंह के विषय में बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, वो रत्नाकर भट्ट पौंडरिक के द्वारा ही रचा गया था। और इनके जो पुत्र थे सुधाकर जी, उन्होंने साहित्य सार संग्रह की रचना की। और पुरुष मेध यज्ञ का समापन जो है ये नहीं सुधाकर जी ने ही किया था। ब्रजनाथ भट्ट भी, वो सवाई जयसिंह का जो पहला अश्वमेध 1734 में हुआ था, उसमें प्रमुख याज्ञिक थे।
और उनका जो रचित जो साहित्य है वो ब्रह्म सूत्राणु भाष्य वृत्ति और पद्म तरंगिणी, ये दो हैं। और कृष्ण भट्ट जो विद्वान हैं दूसरे, उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद की शैली पर आधारित राघव गीतम लिखा था। और ईश्वर विलास भी ये एक बहुत बड़ी रचना है जिसमें पूरा सवाई जय सिंह का जो कैरेक्टर है ईश्वर विलास में आता है। और वो महाकाव्य का एक स्वरूप है जिसमें सवाई जय सिंह ने वंश वर्णन, अश्वमेध, सर्वमेध, पुरुषमेध, सोमयाग, इन सब का उल्लेख है। और ब्रह्मपुरी की स्थापना हमने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने विद्वानों के लिए किया। और कवि कलानिधि के जो इनको कवि कलानिधि का खिताब हासिल था, इनके चचेरे भाई हरिहर जी थे, उन्होंने कुल प्रबंध में तैलंग भट्ट ब्राह्मणों की वंशावली का वर्णन किया। और उस ज़माने में एक और बड़ी उपलब्धि है मथुरा की, फिर नाम आता है मथुरा का, कि यहाँ एक ऐसे कन्नड़ ब्राह्मण थे हरि कृष्ण नाम के, तो ब्रजनाथ दीक्षित उनके वो थे, पुरोहित थे, जिनकी समाधि महाविद्या पे है अभी भी। तो उनके बुलावे पर ये सवाई जय सिंह का जो अश्वमेध यज्ञ था उसमें हरि कृष्ण ने प्रतिभागिता की थी मथुरा की ओर से। तो ये वैभव था मथुरा का कि कैसे विद्वान यहाँ रहा करते थे और कैसा जो है इसका स्वरूप और रूप स्वरूप था। मायाराम गौड़ एक और विद्वान हुए जिन्होंने व्यवहार निर्णय, व्यवहार सार लिखा। पिंगल और डिंगल ग्रंथों में भी जो गलता के कृष्णदास पहिहारी हैं, आपने नाभादास जी का नाम सुना होगा, भक्तमाल, उनकी जो टीका है वो उस टीका में सर्वाधिक जो लोकप्रिय टीका है वो प्रियादास की है, भक्तमाल टीका और भागवत भाष्य, ये दो ग्रंथ इनके मिलते हैं। और सूरत मिश्र ने बिहारी सस्से की टीका की रचना की। इस तरीके से टाट का जो ये कथन कि उसने जयपुर को हिंदू विद्या का शरण स्थल बना दिया था, ये बात सही है। और ये वापस आज उस काल को, युग को दोहराने का समय आ गया है कि काश अगर हम ये बात पूरे देश के लोगों को, पूरे बच्चों को हम ये कह पाते तो उनके अंदर एक नए प्रकार का मनोविज्ञान उदय होता है, नए प्रकार का आत्मविश्वास पैदा होता है। उस दिशा में हम सबके जो प्रयास हैं वो जारी रहने चाहिए। जी जी। तो निश्चित तौर पर श्रोता बंधु, महाराजा सवाई जयसिंह जी का जो निश्चित तौर पे उस समय एक इतना बड़ा काम ज्योतिष के क्षेत्र में कर रहे हैं, स्थापत्य कला उनकी सिद्ध हो चुकी है, आज भी उसके प्रमाण है, साहित्य भी उनकी इस काम को सराहता है। तो चलते चलते एक प्रश्न मैं आपसे संक्षेप में ये और जानना चाहता हूँ कि आज जब हम ये कहते हैं कि ज्योतिष जो भविष्यवाणी करता है वो कहीं हम उसको फलन जब उसका करते हैं तो कई बार दिग्भ्रमित सा करता है, लेकिन वास्तव में ज्योतिष विज्ञान है, कोई एक उस तरह का नहीं है कि जिसमें हम कुछ बिना किए पाने की जो इच्छा रखते हैं ज्योतिष के माध्यम से। तो ज्योतिष एक्चुअल में कहता क्या है? हम देखिए ना कि जब वो फराव 5000 साल पहले मिस्र में आदेश देते हैं, नील का पानी, नील नदी का पानी इंच बाई इंच कब घटता है कब बढ़ता है इसका रिकॉर्ड रखा जाए, तो ये 5000 साल पहले फराव ने कहा था। लेकिन फराव चूंकि राजा थे, फराव का मतलब ही सूर्य का पुत्र होता है, सूर्य के वो पुत्र माने जाते थे और उनका इतना विजन था तो उस पर कोई सवाल तो नहीं उठाता। लेकिन ये 5000 साल में ये बातें सब लगा कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन अब विज्ञान ने ये प्रूव किया है कि नील नदी की कनेक्टिविटी डायरेक्ट सूर्य से है। ये आज के विज्ञान की बात है, आज ये सिद्ध हो चुका है। हाँ, अब वान गाग जब पेंटिंग बना रहा है वो नक्षत्रों की, ग्रहों की, स्टारों की, जो वो पेंटिंग बनाते बनाते जब किसी तारे को वो डिस्प्ले करता है, पेंटिंग में दिखाता है, दर्शाता है, पेंट करता है, तो बीच में वो सुराख कर देता था। तो ये क्या पागलपन है भी, कहीं तारे के बीच में सुराख होता है। लेकिन 100 साल के बाद विज्ञान ने अब सिद्ध किया है कि जो बहुत तेज चमकने वाले तारे हैं उनके बीच में सुराख होता है। तो वो कही हुई चीजें आज सिद्ध हो रही हैं। हाँ, वो विजन था उनका, वो विजन है, उनका दिमाग ही अपने आप में ऑब्जर्वेटरी है, एक लेबोरेटरी है जिसके लिए हमको हजारों साल तक काम करना पड़ेगा। तो अब फराव की बात अब हम सिद्ध कर रहे हैं। मेसोपोटामिया में 5000 साल पहले जो ये जिगुरत हैं वो वेधशालाएं ही हैं, अपने तरीके की वेधशालाएं थी। और 5000 साल बाद सवाई जय सिंह ने जब महसूस किया उसको, तो आप देखिए वही चीज़ पुनर्जागृत हुई कि नहीं हुई। तो अगर उसमें कुछ है नहीं तो ये सब ऐसे व्यर्थ हो रहा है क्या? जी, है ना? तो कहीं ना कहीं जो है उसको देखने का नजरिया हमको, हाँ, वैसी हमें
वैसे हमें इंटरेस्ट, वैसी हमें इंटेलेक्ट, वैसी हमें सामर्थ्य प्रभु दे, ताकि हम प्रभु के जो करामात हैं, उनके जो जलवे जलाल है, उसको हम ठीक से ग्रहण कर सकें और हम दुनिया को बता सकें कि देखिए ये तुम्हारी रियलिटी है, तुम किस लिए मर रहे हो, असली जीवन तो ये तुम्हें जो बुला रहा है। जी जी जी। तो इसी बात के साथ, इसी आशा और शुभकामना के साथ श्रोता बंधु, आप थे डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी, जानकारी दे रहे थे सवाई राजा जयसिंह जी के उस काम के बारे में जो उस समय उन्होंने किया, आज भी सार्थक है, आगे भी रहेगा। निश्चित तौर पे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज हमें समाज में विकसित करने की आवश्यकता है। आप आए, विचार और वाणी से आप जुड़े हमारे श्रोताओं के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।